क्या सोल्यूशंस टेक्नोलॉजी सिंजेंटा मुतारिफ कराएंगे फॉर फार्मर्स? आई थिंक शेफ साहब ने ना बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट एक दो रेज़ किए हैं और वो हमारी इस वक्त की बड़ी ज़रूरत की है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी जो सॉइल प्रिपरेशन में जो चीज़ें हैं, इन्होंने एक जिक्र किया कि सॉइल टेस्टिंग हम नहीं करवाते। अब हम फर्टिलाइज़र तो यूज़ कर रहे हैं बट उसकी हमें ये नहीं पता कि कौन सी फर्टिलाइज़र की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तौर से अपने फार्मर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सॉइल टेस्टिंग पे ना थोड़ा सा इसमें तरद्दुत करने की ज़रूरत है। कुछ अदारे हैं गवर्नमेंट के भी हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर थोड़ा सा इसमें कोशिश की जाए तो वो साल में एक दफ़ा तो कहीं वो चेक करवा ही सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें, शेफ साहब ने बात की कि हमारी जो सॉइल्स हैं उनकी फर्टिलिटी चैलेंज है बिकॉज ऑफ पीएच, और उसके अंदर जो हमारी सॉइल्स हैं वो ज़्यादातर अब अल्कलाइन नेचर में चली गई हैं क्योंकि उनकी पीएच हाई है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या किया जाए? और पीएच आपको पता है कि पीएच आप बहुत, ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें आप इनपुट डालें और पीएच आप कम कर लें। ये एक प्रोसेस है लंबा, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जितनी इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है कि आप ज़मीन को खाली छोड़ सकें, उसके अंदर ग्रीन मैन्योरिंग करें और उसको थोड़ा रोटेशन में टाइम दें। जो फ़र्क साहब ने बात की कि स्कैब के हवाले से भी, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रोटेशन भी है कि आप नेक्स्ट ईयर उस लैंड के ऊपर दोबारा से फसल ना लेके आएँ। बट ये एक रियलिटी है कि हमारे ये चीज़ नहीं हो सकती, हमें उसी सॉइल के ऊपर आना है। तो यहाँ जो सिंजेंटा के पास एक सोल्यूशन है वो मैं उसके ऊपर मैं सब काश्तकार दोस्तों से, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। उसका प्रोडक्ट का नाम है एनरिच। अच्छा, एनरिच जो है ना, ये एक एसिडिक आप कह लें कि ह्यूमिक एसिड है और ये इम्पोर्टेड ह्यूमिक एसिड है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि जनरली ये समझ जाता है कि ह्यूमिक एसिड डालें तो उससे वो हो जाता है। अच्छा, इसका काम ये है कि ये कोई एज सच कोई ये फर्टिलाइज़र नहीं है या कोई न्यूट्रिशन नहीं है, बट ये करता ये है कि जब आप इसको सोइंग से पहले इसको ज़मीन के अंदर मिक्स करते हैं तो ये काम करेगा कि जो इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा 2 महीने तक, जब भी पानी लगाएंगे तो एक मॉइस्चर इसको मिलेगा, तो उस मॉइस्चर की बिना पे ये एक्टिव होता है और जो आपका जो रूट जोन है उस रूट जोन का जो इकोसिस्टम है ना उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर देगा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा कि एक तो जो आपने इनपुट डाली हुई है, अब देखें ना शेख साहब इसमें ऐड कर सकते हैं कि पोटैटो के अंदर कितना ज़्यादा खर्च है फर्टिलाइज़र का। फास्फोरस फर्टिलाइज़र्स हैं, फिर दूसरी है आपकी सल्फ़र है और बहुत से, एक तो वो है जो हम ऊपर से डाल रहे हैं, एक जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर रखी हुई हैं जो हमारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं, वो भी पौधे के चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रूट जोन का एनवायरनमेंट इस काबिल हो कि वो पौधे को अवेलेबल होना शुरू हो जाए। तो एनरिच में आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप एक शॉर्ट टर्म के अंदर वो 2 महीने जो पहले हैं, ये 40-50 दिन, वो पौधे को इतना टाइम मिल जाता है कि अपना रूट जोन डेवलप कर लेता है और उसको जो भी इनपुट है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो हम किसी हद तक ये मिटिगेट कर सकते हैं थ्रू दिस। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वैराइटीज़ के ऊपर बात की फ़र्क साहब ने। मैं ये समझता हूँ कि पोटैटो क्रॉप के अंदर ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काटन में चले जाएँ तो वहाँ वैरायटी वाइज आपकी अग्रोनॉमी सेट है, आप उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे ना तो वो आपको उसका नुकसान होगा। लेकिन पोटैटो के अंदर अगर आप जाएँ ना तो जो भी वैराइटीज़ लगी हुई हैं बाय एंड लार्ज एक ही तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो एक तो हमें वैरायटी के अंदर प्रैक्टिसेस को भी देखना है और उसमें जो भी जो हमारे सीड के जो लोग हैं मेरे ख्याल वो उस पर काम भी कर रहे हैं और उनको और ज़्यादा शायद इस तरीके से देखना होगा। लेकिन जो डिज़ीज़ के हवाले से जो साल बार डिज़ीज़ की बात हो रही है, और एक और चीज़ है कि आप सीड केयर यूज़ करते हैं, बीज को दवाई लगाते हैं इस मकसद के लिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ ना थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करना चाहिए। वो ये है कि सीड को बराए दवाई लगाने का कोई मकसद नहीं है। बहुत सारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि सीड को जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना तो वो एक्चुअली आपको क्या कर रहा है कि वो थोड़ा आपके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना उसको एफिशिएंट भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिंजेंटा के पास एक सीड ट्रीटमेंट है वाइब्रेंस प्रीमी, जो हमारी एक न्यू टेक्नोलॉजी है और वो पोटैटो के सीड को लगा के आप काश्त करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे नंबर 1 फ़ायदा तो ये होगा आपको कि उससे जो आपके रूट इन्हांसमेंट है, क्योंकि जब रूट फॉर्मेशन होती है तो वो पहले शुरू हो जाती है।
तो रूट एनहांसमेंट यानी जड़ें ज़्यादा बनेंगी। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा कि जब जड़ें ज़्यादा बनेंगी तो पौधा ऊपर उसकी जो शूट्स हैं वो ज़्यादा निकलेंगी। अल्टीमेटली इसका जो अगला इम्पैक्ट है ना वो बड़ा ऑब्जेक्टिवली है, और ये फार्मर्स ने को भी हमने दिखाया भी हुआ है फील्ड के अंदर कि जो आपके वो स्टोलन है जिसके ऊपर ट्यूबर बनना है कल को, उसको वो आपको ज़्यादा लेंथी और हेल्दी स्टोलन मिल सकते हैं। और लास्ट वन ये है कि आपको डिजीज़ के अगेंस्ट ऑब्वियसली स्कैब एक ऐसा बैक्टीरियल स्कैब का एक ऐसा चैलेंज है जो हम अभी तक नहीं उसको एड्रेस कर पा रहे, लेकिन अगर कोई फंगल स्कैब है या दूसरी जो फंगल डिजीज़ हैं उनको हम इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो इसको मैं अब रिलेट कर रहा हूँ, मेरी पहले जो बात मैंने की थी कि जो अभी क्लाइमेट के ऊपर भी बात हुई थी कि फिर हमें अपने पौधों को ना थोड़ा एफिशिएंट बनाना थ्रू दीज प्रैक्टिसेस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप उस टाइम फ्रेम को किसी हद तक आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें नॉर्मल प्रैक्टिस में जाएंगे तो वो फिर आपको नॉर्मली रिजल्ट आना शुरू होंगे। सो ये दो चीज़ें जो अभी बात हो रही थी सीड के हवाले से और सॉइल के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि सिंजेंटा के पास यहाँ सोल्यूशंस मौजूद हैं इनरिच की शक्ल में फॉर सॉइल और फॉर सीड केयर वाइब्रेंस प्रीमियम की शक्ल में। तो इस वक्त आपने बड़ा सही टाइम पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं अपने ग्रोअर्स को भी मुखातब हूँ कि वो इस वक्त जब सोइंग स्टार्ट हो गई है तो आप नया सवेरा पे जाएँ और वहाँ आपको पूरी इसकी टेक्नोलॉजी और पूरी गाइडलाइन मिलेगी कि कैसे यूज़ करना है। तो वाइब्रेंस प्रीमियम आप लगाएँ और इसके रिजल्ट्स को एंजॉय करें।